हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन। आज हम क्या सीखेंगे? पंक्चुएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। हमने पंक्चुएशन पांच मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं और आज हम आगे की पढ़ेंगे। दोस्तों, पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे 15 होते हैं, 15 होते हैं। हमने 5 इससे पहली वीडियो में पढ़ लिए हैं और आज हम 5 पढ़ेंगे और इससे अगली वीडियो में भी हम 5 पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारे 15 के 15 पंक्चुएशन मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। मार्क्स को मतलब कि चिन्हों को शुरू करने से पहले पंक्चुएशन का अर्थ समझ लो क्या होता है। दोस्तों, पंक्चुएशन का अर्थ होता है कि किसी सेंटेंस में बीच बीच में चिन्हों को लगाने से, पंक्चुएशन मार्क्स को लगाने से उसका अर्थ, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मतलब कि हमें अच्छे समझ में आ जाता है कि कब वो रुक रहा है, कब वो रुक रहा है, कब वो बोल रहा है। रीडिंग में भी इसका फर्क पड़ता है। पंक्चुएशन की हिंदी भी तो यही है ना, विराम चिन्ह। विराम मतलब कि रुकना या ठहरना। हम बोलते समय थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा ठहरते हैं, तो वहां हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको पंक्चुएशन का अर्थ समझ में आ गया होगा। और अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क, जो है हमारा कोलोन। फर्स्ट क्या है? हमारा कोलोन। अब देखो ये क्या होता है। देखो आपको एक बात बता देती हूँ मैं, हमने पंक्चुएशन के यूज किए हैं। हमने पंक्चुएशन का यूज अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा किया है। मतलब कि हम रोज स्कूल में जाते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, हम इन पंक्चुएशंस का यूज करते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि इन पंक्चुएशंस का उपयोग क्या है। जैसे कि कोलन होता है, जिसका जो वो होता है, मतलब कि साइन ये वाला होता है, यहाँ ये और ये कोलन का साइन होता है ये, ठीक है। पर इसका उपयोग क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। तो देखो इसका उपयोग क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स और सीरीज में इसका मतलब बता देती हूँ। इसका यूज हम जब करते हैं, जब हम किसी चीज की एक्सक्लेमेशन मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी हमने की नहीं है, अभी हम करने वाले हैं, बस हमने लिखा ही है। जैसे कि हम कहते नहीं है कि दीज आर मेनली 7 टाइप्स, फिर हम ये साइन लगा देते हैं, दीज आर मेनली 7 टाइप्स, फिर हम साइन लगा देते हैं और फिर जितने भी 7 टाइप है उनको शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो हमारा फर्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है। हम कैसे लिखते हैं? देखो, मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है। हम कैसे लिखते हैं? हम पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये शब्द ऐसे करके लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर बाद में अब हमें परिभाषा देनी है। तो हम कैसे करते हैं? हम ऐसे करके 2 साइन करते हैं, फिर हम परिभाषा को शुरू करते हैं। मतलब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तब वहां हम कोलोन का यूज करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको कोलोन का समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से देखो। अब देखो क्या है, वैसे एक्सप्लेनेशन में, एग्जाम्पल्स को बताने में, या हम सीरीज में भी इनका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, या ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है ना, अब यहाँ मैं इसका ऐसे यूज कर दूं तो यही कोलोन का यूज होता है। अब मैं एग्जाम्पल बस मैंने लिखा है, मैं शुरू करने वाली हूँ, जो भी मैं कहने वाली हूँ आगे बात। जैसे कि मैंने कहा आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट। मैंने 4 सब्जेक्ट को पढ़ने की तैयारी की है। अब वो सब्जेक्ट बताने वाले वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी इसने बस इतनी कही। अब वे सब्जेक्ट जो एक्सप्लेन करने वाले उन सब्जेक्टों के बारे में, तब हम उनसे पहले कोलोन का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड केमिस्ट्री। अब देखो आपको एक यहाँ दिक्कत दिख रही होगी, ये आप क्या कहोगे? जब भी हम किसी चीज की सीरीज को लिखते हैं, किसी नाम को लिखते हैं, बहुत सारे नाम को, चाहे वो कोई भी नाम हो, तो हम बीच बीच में कोमा लगाते हैं। फिर बाद में जब हमारा एक नाम बचता है तो उससे पहले हम एंड लगा देते हैं। हमारा रूल क्या, इंग्लिश ग्रामर के अंदर में ऐसे कहते हैं ना कि मान लो 5 इंसानों के नाम है तो 4 इंसानों के नाम तक तो हम कोमा लगाएंगे। फिर लास्ट का जब बचेगा, जब हम एंड जो भी नाम होगा, सोहन, मोहन, फिर लिख देंगे। तो अब उससे पहले कोमा नहीं आएगा, बट यहाँ कोमा है, तो यहाँ कोमा है जिसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। मतलब कि आपको यहाँ ये गलत लग रहा होगा, पर ये सही है। हाँ, इंग्लिश के अनुसार ये गलत है। मतलब कि हमने क्या पढ़ा कि एंड के बाद ये नहीं आना चाहिए, पर अगर ये आ रहा है कहीं तो ये
फाइनली कोमा है। कैसा कोमा है? फाइनली कोमा है, ठीक है, मतलब ऑफ स्पॉट कोमा है, ये हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, बाय दीज आइटम्स अ बाउल, अ पेन, पेंसिल, सम स्पून्स, मतलब कि मैंने कहा कि कुछ आइटम्स खरीदे गए हैं जो कि है कटोरा, एक पेन, एक पेंसिल और कुछ चम्मच, स्पून्स, ठीक है। इससे आपको वोकैब भी याद होती है साथ साथ। स्पून्स को हम हिंदी में चम्मच कहते हैं, बाउल को हिंदी में कटोरा कहते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ आइटम्स खरीदे गए हैं, अब वो एक्सप्लेन करने वाले वो कौन कौन से आइटम्स हैं, ठीक है। देखो हम हिंदी में या ऐसे में लिखते नहीं है कि वे निम्नलिखित हैं और फिर हम इस साइन का यूज करते हैं। हम वैसे तो इसका भी करते हैं, ऐसे करते हैं हम, ऐसे, बट कोई नहीं, सही है। बट हम कोलन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिलहाल हम कोलन की बात कर रहे हैं, तो हम कोलन का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ऐसे इसको यूज किया। अब हमारा अगला फैक्ट क्या है? टू कैन नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि कनेक्ट, सॉरी कैन नॉट नहीं है, ये कनेक्ट है। इंडिपेंडेंट क्लोजेस जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। अब इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होती है? वैसे मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, पर अगर यहाँ ये बात आई है इंडिपेंडेंट की तो मैं उसको बताऊंगी। देखो इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो सेंटेंस आजाद होता है, उसे किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि शी वाज अ गर्ल, वह एक लड़की थी, अब नहीं होगी, मतलब शी इज अ गर्ल मान लेते हो कि अभी भी तो लड़की है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, अब यह बात खत्म हो गई। आपको और मुझे कोई भी दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, अब हमें क्या लग रहा है? हाँ, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। मतलब अगर वो और आगे कहना चाहेगा ना तो कह भी सकता है, पर हमें क्या लग रहा है कि हाँ यहाँ तक भी बात खत्म हो गई है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दो क्लोजेस होते हैं, क्लोजेस के पार्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो आजाद, उन्हें किसी और सेंटेंस की जरूरत ना हो। डिपेंडेंट क्या होते हैं? जिन्हें और किसी सेंटेंस की जरूरत हो। जैसे कि मैंने कहा व्हेन आई सॉ अ स्नेक, जब मैंने एक सांप देखा। अब मान लो मैंने नहीं कहा, किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने एक सांप देखा, तो आपको और मुझे क्या लगा है कि भैया वो अभी और आगे बात बोलने वाला, अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई। जब मैंने वो सांप देखा, तो हमें क्या लग रहा है कि अभी आगे और बात होने वाले भी खत्म नहीं हुई। मैं भाग गया या मैं भाग गई, सांप को देखकर मैं भाग गई, तभी और बात थी ना। मतलब कि व्हेन साई अ स्नेक एक डिपेंडेंट था, इसको भी और किसी की जरूरत थी, तो उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। तो जो क्लोजेस होते हैं वो, सॉरी कोलन जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जैसे कि देखो यहाँ देखो, बाय दीज आइटम्स, मैं कहूँगी कुछ आइटम्स खरीदे गए हैं, तो यहाँ हमारी बात खत्म लग रही है। अगर और बात होगी तो हम बोल देंगे, पर हमें इतने सेंटेंस से बात अपनी पूरी लग रही है। हाँ, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मीनिंगफुल सेंस दे रहा भी और किसी की जरूरत नहीं भी है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट, मैंने 4 सब्जेक्ट को पढ़ने की तैयारी की है, बस बात खत्म। अब मैं कहूँ वे सब्जेक्ट है, तो इससे देखो क्या फील हो रहा है कि आगे की अभी बात होने वाली है। तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट को क्या करता है? इंडिपेंडेंट को जोड़ने में भी हम कोलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट है। वैसे तो ये भी देखो, ये एक इंडिपेंडेंट है। हम कहे एक कटोरा, एक पेन, एक पेंसिल, कुछ चम्मच, तो ये बात पूरी लग रही है। अगला हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब स्पीच क्या होते हैं? वैसे तो मैं जहां तक 90% जो भी मेरी वीडियो देख रहा है बच्चों ने नरेशन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कि ये पहले आता है, हाईली टॉपिक हो जाता है नरेशन, वो आपने नहीं पढ़े होंगे। बट जो नरेशन होते हैं, अब नरेशन की बात आई है तो उसे ही पढ़ेंगे, बट डीपली नहीं पढ़ेंगे। अब नरेशन की तो 1 घंटे की वीडियो, मान लो ये वीडियो आधे घंटे की बने तो 1.5 घंटा हो जाएगा 1 घंटे नरेशन में। पूरे थोड़ी ना बताने वाली हूँ, वो तो जब वीडियो बनेगी मेरी, मतलब आएगी जब आप देख लेना। देखो ऐसे करके एक नरेशन होते हैं, यहाँ को ये 2 डिब्बे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इनके बीच में ये साइन होते हैं, आपने देखे हो, अभी पंक्चुएशन के अंदर भी आएंगे साइन। ये तो होता है कोमा, ये दोनों इन्वर्टेड कोमा, जिसे हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो देखो यहाँ तो मान लो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इनका यूज हम पता है कहाँ करते हैं, इन दोनों का। अगर हम किसी बात को ज्यों का तो एक डिब्बे के अंदर बंद कर दे, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि उसने मुझसे कहा, अब जो भी उसने कहा वो मैं बताने वाली हूँ, तो उसने जैसा सेम कहा मैं इस डिब्बे के अंदर रख दूंगी, और जब जिसकी बात को सेम रखा जाए तो इन्वर्टेड कोमा में हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है।
तो देखो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में भी हम इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज करते हैं। नरेशन के अंदर हमेशा ये साइन आते हैं, हर नरेशन के अंदर ये साइन आते हैं, पर हम कोमा को हटाकर यहाँ ये भी कर सकते हैं। कोलन आ गया ना, ये हम कोलन को भी लगा सकते हैं, बट ये रेयरली है, मतलब कि हम ऐसे कोलन इन्वर्टेड कोमा शुरू, तो हम इसका ज्यादा कम यूज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू नरेशन के अंदर ये ज्यादातर आता है, हर वीडियोस में देख लेना यूट्यूब की और गाइड्स के अंदर देख लेना। कोलन तो पाएगा ही नहीं, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ बात आई हम कोलन का यूजेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोमा की जगह नरेशन के अंदर कोमा की जगह हम कोलन का भी यूज कर सकते हैं। तो वही बात है, जैसे कि देखो He said to me, अब यहाँ क्या आता है, कोमा आता है, बट हम इसका भी यूज कर सकते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा। He said to me, उसने मुझसे कहा। अब उसकी जो भी बात थी ना, जो भी उसने कहा, उस बात को बिल्कुल ऐसे कैसे रख दिया, इन दो में बंद कर दिया, ठीक है, वो तो आगे की बात है। मैं बस कितना बताने वाली थी कि नरेशन के अंदर जो कोमा होता है उसके जगह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कोलन का यूज हमने क्या पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, मतलब किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उसने मुझसे कहा, अब जो भी कहा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, तो उससे पहले हम कोलन का यूज कर सकते हैं। देखो अब टू टेल टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम, समय बताने के लिए इनका यूज कर सकते हो। अब आपने देखो ये बात तो नहीं चलेगी, आप देखते हो, देखा होगा ऐसे करके 6:30 और 7:45, तो ये कोलोनी तो है, तो इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। वी विल लिव एट 6:30 होता है, ये क्या होता है 6:30, 30 आ गया ना, 6:30 दिस इवनिंग। मैं आशा करती हूँ आपको कोलन का समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को जब एक्सप्लेन करने वाले हो तो उससे पहले हम कोलन का यूज कर सकते हैं। अब आगे की जो पंक्चुएशन है उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी अगली पंक्चुएशन मार्क। हमारी अगली क्या है, सेकंड है क्वोटेशन मार्क, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि इसका साइन होता है ऊपर ये और फिर ये, मतलब आप इसको याद कर सकते हो 66 99 66 99, ठीक है, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। अब इसका यूज हम क्या करते हैं, रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड, मतलब कि अगर किसी की बात को ज्यों का त्यों किसी डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए तो हम यूज करते हैं क्वोटेशन मार्क। अगर किसी की कोई भी बात है, किसी ने कुछ कहा है, तो उसको ऐसा कैसा ज्यों का तो रख दे। जैसे कि देखो शी सेड, उसने कहा, अब उसने जो भी कहा वो पूरी बात ये रही, और इसको एक डिब्बे के अंदर, मतलब इन मार्क्स के जरिए एक, मतलब डिब्बे के अंदर बंद कर दिया गया है, इनके अंदर इसे बंद कर दिया। और इनका यूज भी हम जब भी करते हैं जब किसी की बात को ज्यों का त्यों रखा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है वो, सॉरी एग्जाम्पल ही था ये। अब देखो कहीं कहीं आप देखते हो कि हम ऐसे लिखते हैं, फुल स्टॉप यहाँ लगा देते हैं, फिर ये ऐसे लगाते हैं, और कहीं कहीं ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं। वैसे हमारे देखो सही ये है, क्यों, क्योंकि देखो उसने कहा कि आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान में गई या दुकान गई, तो यहाँ हमारी पूरी बात खत्म हो गई, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम अपना ये लगाएंगे, पूरी बात, देखो पूरा सेंटेंस तो यही बना, हाँ हमारा जो पूरा सेंटेंस जो बात कही है वो पूरी तो यही थी ना, इतनी बात खत्म। फुल स्टॉप भी इसके साथ आएगा कि पूरी बात तो खत्म हो गई, फुल स्टॉप भी इसके साथ आएगा, पूरी बात तो ये है, फिर बाद में ये साइन लगाओ। पर हम कहीं बाद में ऐसे देखते हैं क्वेश्चन मार्क में ज्यादा यूज होता है, क्वेश्चन मार्क में ऐसे होता है, तो ये कब आएगा, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, तब क्वोटेशन मार्क के बाद इंटेरोगेशन साइन आएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ स्टार्ट में ही क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू एग्री विद द सेइंग ऑल्स फेयर इन कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ऑल्स फेयर इन लव एंड वार। तब यहाँ इनके बाद ये कोई ऐसे बना देते हैं, यहाँ ये देखो ये, ठीक है, और फिर बाद में ही आएगा। समझ में आया, बस इसका मतलब इतना ही आप जान लो, इनका मतलब क्या होता है, जब किसी की बात को एक डिब्बे के अंदर जो का तो जैसा भी उसने कहा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना, वैसा रख दिया जाता है, उसमें हम क्वोटेशन मार्क का यूज करते हैं। इसे हम इन्वर्टेड कोमा भी कह सकते हैं। थर्ड है हमारा अपोस्ट्रोफी, मेरा सबसे पंक्चुएशन मार्क इंटरेस्टिंग और मुझे सबसे अच्छा लगता है, पीरियड से भी अच्छा लगता है, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं।
देखो इसका यूज मुझे पता है कब पता चला था, जब मैंने प्रोनाउन की वीडियो बनाई थी ना, तो प्रोनाउन के अंदर आप जानते होंगे सबसे बेसिक बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पर्सनल प्रोनाउन आया था, जिसके अंदर ये टाइप्स थे, एग्जांपल्स मान सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, देखो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, तो सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो माई, आवर, यूअर, हिज, हर, ये सारे में जितने भी होते हैं पॉजेसिव केस होते हैं, क्योंकि अधिकार को दर्शाते हैं। अपोस्ट्रोफी का साइन होता है ये वाला, ठीक है। 9 ऊपर 9 बना दो, पर पूरा ऐसे 9 मत बनाओ, हम 9 ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बन जाएगा, बट ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो पॉजेसिव केस में इसका यूज करते हैं, मतलब पॉजेशन मतलब कि अपने अधिकार की बात की जाए कि यह चीज मेरी है, यह घर तुम्हारा, तो इस घर पर तुम्हारा ही अधिकार है। यह कार मोहन की है, तो कार किसकी है? मोहन की, इस पर मोहन का अधिकार है। तो पॉजेसिव केस में भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इट्स माई, यह मेरा है, तो इस पर जो भी चीज है उस पर अधिकार किसका है? ओनली मेरा है। तो इसमें हम बीच में हमने किसका यूज किया है? अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। अनिल फादर, अनिल के पिताजी हैं, पिताजी हमारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, वो किसके? अनिल के ही हैं। तो यहाँ हमने किसका लगा दिया? अपोस्ट्रोफी का, क्योंकि यहाँ देखो अपोस्ट्रोफी के साथ हमेशा एस का यूज होया पाता है, हुआ होता है, क्योंकि इसका मतलब का के सेंस में हो जाता है। किसका? मोहन की कार, का, की, के, इनके पिताजी, तो के जो है वो अधिकार को दर्शाता है, एक प्रकार से वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है अधिकार की तरफ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन में भी हम इसका यूज करते हैं, मतलब अगर कोई बड़ा सा, मतलब जो बड़े बड़े शब्द से हो जाते हैं उसको छोटे में लिखने के लिए, अब एक तो आप लिखो कि आई एम और आप लिखोगे आई एम, ठीक है, इसको हम आई एम कहते हैं। तो छोटा करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यू आर, यू आर, हुज, हु इज, और एक है लेट्स, लेट अस, ठीक है। तो ये थे हमारे, कौन सा था ये? हमारा सेकंड और थर्ड हमने पढ़ लिया है। हमारे 2 पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते हैं, वो बचते हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 वोकैब पढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारा वादा रहा है कि हम हर वीडियो में 2 वोकैब तो सीखेंगे ही, और 2 वोकैब याद करनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो घर में रोटी खाते हो, तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती हैं, किस साधन क्या होता है? चकला बेलन, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चकले को हम इंग्लिश में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड, वो बोर्ड की तरह होता है ना, उस पर रोटी बेलते हैं, तो पेस्ट्री बोर्ड हो गया। और बेलन, जिसे रोटी बेली जाती है, बेलन, उसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग पिन। क्या कहते हैं? बेलन को हम कहते हैं रोलिंग पिन, और चकले को हम कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। 2 ही तो वोकैब थे, समझने का भी क्या था? चकला बेलन घर में यूज करते, चकला को कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड और बेलन को कहते हैं रोलिंग पिन। तो अब हम आगे की पंक्चुएशन मार्क्स शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे 4th एंड 5th पंक्चुएशन मार्क, जो कि हमारे डैश एंड हाइफन। इसके अंदर मैं तुम्हें अंतर बताऊंगी, क्योंकि इनके जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं, पर डैश का साइन हमारा बड़ा होता है और हाइफन का साइन हमारा छोटा होता है, यह इनके अंदर अंतर होता है। देखो डैश का हम यूज करते हैं सेपरेट वर्ड्स इनटू अ सेंटेंसेस, किसी भी वाक्य के अंदर अगर हम शब्दों को अलग अलग करना है तब हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जो डैश होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आपने एन का साइज देखा होगा, आपने एम का साइज देखा होगा, तो एन के साइज जितना और एम के साइज जितना 2 डैश होते हैं, ठीक है, ये डैश और ये डैश, ये दोनों डैश के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट डैश है, आपने देखा होगा हम इस डैश का यूज करते हैं, जैसे कि 1775 से लेकर 1780 तक, तो इनके बीच में इनको अलग कर दिया ना किसने? डैश ने, ये डैश है, ठीक है। एक होता है एम जितना डैश, जैसे कि ही सेड, उसने कहा यस, तो हम ऐसे करते हैं, बड़ा वाला डैश, एम वाला डैश लगाते हैं, एन डैश एम डैश, ठीक है। 5th है हमारा हाइफन, जिसका साइन होता है इतना सा, ठीक है। जॉइंट, ये जॉइंट करता है 2 और मोर देन वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो, आप यहाँ देखो इको फ्रेंडली, आपने देखा होगा इको का अर्थ क्या होता है? पारिस्थितिक। तो यहाँ जो 2 शब्द हो गए, इनको जोड़ा किसने? हाइफन ने जोड़ा है, ठीक है, और ये अलग करता है, ये जोड़ता है। अब यहाँ इको का होता है पारिस्थितिक और फ्रेंडली आप जानते हो मित्रता, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता है इसका अर्थ क्या होता है? पर्यावरण के अनुकूल। तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया ना, इको फ्रेंडली का होता है पर्यावरण अनुकूल या पर्यावरण के अनुकूल। सेकंड हमारा वेल नोन, वेल का मतलब अच्छा, नोन मतलब जानना। तो पर ये जब जुड़ गए, हाइफन के द्वारा ये जुड़े हैं, तो वेल नोन का जब अर्थ हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध।
कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है। अगला है देखो, जिसको हम नहीं बोल सकते, बोलने में दिक्कत होती है, उसके बीच में हम हाइफन लगा सकते हैं। अब आप देखो री-इलेक्शन, इलेक्शन ELECTION, अब इसको बोलने में दिक्कत हो रही है री-इलेक्शन, पर अगर हम इसमें हाइफन लगा देंगे तो सही रहेगा, री-इलेक्शन। हम ऐसे बोल सकते हैं, री मतलब दोबारा, इलेक्शन मतलब वो क्या होते हैं, इलेक्शन मतलब कि चुनाव, ठीक है, तो दोबारा चुनाव होते हैं, पुनः चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कोई हिंदी नहीं बताने वाली मैं, मतलब बता तो दूंगी, पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ तो दो शब्दों के जुड़ने से अर्थ अलग हो गया और दो शब्दों के जुड़ने से बीच में हाइफन लगा है। बट यहाँ अगर हमें बोलने में दिक्कत होती है तो हम बीच में हाइफन लगा सकते हैं, जैसे कि कोऑपरेट, जिसको हम सहयोग कहते हैं, ऑपरेट को हम हिंदी में कहते हैं परिचालन, और इन दोनों को मिलने से आ जाता है सहयोग, ठीक है। आपने ये सुने होंगे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इनके बीच में भी जो साइन होता है ना, दिस इज नॉट अ डैश, ये होता है हमारा हाइफन, ये हमारे हाइफन होते हैं, ठीक है। दोस्तों आज हमने 5 पंक्चुएशंस पढ़ी हैं और मैं आशा करती हूँ आपके पंक्चुएशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज हमने कौन कौन सी पंक्चुएशन पढ़ी हैं, कोलन पढ़ी है, क्वोटेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, डैश एंड हाइफन, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। जब भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सभी के पास शेयर करना, और आगे की जो 5 बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए हमेशा से खुश रहो।